92.7 बिग एफएम का मैं हूँ आरजे योगी। और मेरी और आपकी मुलाकात यूं तो हर रात 10 से 12 होती है, लेकिन जिस तरह का अभी वक्त है तो किसी को अपने स्टूडियो बुलाना अभी थोड़ा सा रिस्की है और काफी हद तक पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से मुलाकात करने बिग स्पॉटलाइट में मैं हाजिर हूँ और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से हैं। एसोसिएट डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग स्पॉटलाइट में। धन्यवाद योगी, एंड थैंक यू फॉर calling me for this this show, the very renowned show, and thank you very much for calling me. Before we begin the questionnaire round, I want कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, कितना एक्सपीरियंस है, कैसे शुरुआत हुई, अपने बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। मैं शैलेंद्र गोयल हूँ। आई बिलोंग टू बिजनौर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, और अपनी स्कूलिंग के बाद आई एंटर्ड इन मेडिकल साइंस। एमबीबीएस मैंने किया आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मेरे इच्छा थी कि बचपन से ही एमबीबीएस ज्वाइन करने से पहले कि मैं सर्जन बनूंगा और किसी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में रहूंगा। और जैसे जैसे मैंने मेडिकल साइंस से मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगा कि यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट इज़ माय नई, कि जिसमें मैं एक्सेल कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने एमएस किया दिल्ली से, यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल से, और उसके बाद जो इंडिया का एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है एसजीपीजीआई, संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में, वहाँ से मैंने एमसीएच की डिग्री हासिल की। और अब मैं पिछले 20 साल से नोएडा और गाजियाबाद और ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्रेजेंटली मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट में। और आई ओन ए क्लिनिक इन नोएडा सेक्टर 108 विद द नेम ऑफ गोयल यूरोलॉजी एंड डेंटल क्लिनिक। वाह, परफेक्ट सर। जी जी। मैं also my area of working is robotic surgery, laparoscopic surgery और endourology surgeries। तो ये आज की तारीख में सारी अधिकतर हमारी सर्जरी सब पिन होल और सर्जरीज रहती हैं, कि जहाँ पे अब वो पुराने जमाने वाली काटा पीटी वाली सर्जरीज अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हैं। अब सारी पथरियों के, प्रोस्टेट के और ट्यूमर्स, किडनी ट्रांसप्लांट सब मिनिमल होल सर्जरी से हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तो आज बातचीत भी इसी बारे में होगी। हम बात करेंगे बीपीएच की, लेकिन उस पर जाने से पहले मेरा पहला सवाल है कि यू आर अ यूरोलॉजिस्ट, तो प्रोस्टेट क्या है, पहले हमें इसके बारे में बताएं। यूरोलॉजिस्ट से मतलब है, मैं यदि हिंदी में बताऊं तो मूत्र रोग विशेषज्ञ। मूत्र से मीन्स पेशाब से संबंधित, जो जैसे हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है यूरोजेनाइटल सिस्टम, जिससे यूरिन और सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं, इनका जो सिस्टम है, जिसमें किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर, पेशाब का जो लिंग है जिसको पेनिस कहते हैं, टेस्टिस, स्क्रोटम, ये जो पार्ट है इसको हम डील करते हैं, इसकी बीमारियों को डील करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्लैंड है, ग्लैंड से मतलब कि जिसमें सिक्रीशंस बनते हैं या जिसका जो सिक्रीशंस होते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है दैट इज जिसको हम कहते हैं जीवन दायिनी द्रव्य, वीर्य। वीर्य प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है, और वीर्य ही एक तरीके से ह्यूमन रेस को बढ़ाने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो वीर्य इम्पोर्टेंट होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड वीर्य का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी पेशाब की थैली के नीचे अंदर बॉडी में स्थित होता है, और ये पेशाब के रास्ते को, जहाँ पे पेशाब की थैली पेशाब के रास्ते से जुड़ती है यूरेथ्रा से, वहाँ पे ये ग्लैंड उसको चारों तरफ से एनवेलप करता है। और जब हम सेक्स करते हैं तो उसके बाद जो ये सिक्रीशन, जो वीर्य निकलता है, वो यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक वीर्य ग्रंथि है और पेशाब की थैली के नीचे होती है। कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारे टेस्टिस हैं, जो गोलियां हैं, उसको वो प्रोस्टेट ग्लैंड समझते हैं, बट प्रोस्टेट ग्लैंड बॉडी में अंदर होते हैं, बाहर से विजिबल नहीं होते हैं। और यदि हमें इनको कभी चेकअप भी करना होता है तो हम अपनी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यदि हम उसको प्रोस्टेट ग्लैंड को यदि हम फील करते हैं तो पेशेंट के लैट्रिन के रास्ते हम फिंगर डाल के तब अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड को हम फील कर पाते हैं। जी जी।
तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ कॉमन डिजीज कंडीशंस ऑफ प्रोस्टेट जो मतलब समझ सकते हैं देख के लोग, क्या होंगी वो कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं डिजीज की? प्रोस्टेट के लिए बारे में कहा जाता है, अभी तक थोड़ा सा केवल ये नॉलेज है कि प्रोस्टेट की समस्या ओल्ड एज लोगों में ही होती है, कि 50 प्लस लोगों में होती है। बट यहाँ पे मैं इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट की समस्या यंग पर्सन्स में भी बहुत कॉमन होती है। यदि मैं कहूँ कि हम यूरोलॉजिस्ट के पास आने वाले सबसे कॉमन बीमारी जो है यंग लोगों की, वो प्रोस्टेट इन्फेक्शंस की होती है, प्रोस्टेटाइटिस जिसको हम कहते हैं। ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड, जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड का यूज कम करना शुरू कर देते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने को हम बीपीएच कहते हैं, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है। और एक और चीज है कि कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने में एक योगदान होता है कि प्रोस्टेट के कैंसर का, और प्रोस्टेट कैंसर भी ओल्ड एज लोगों में होता है। तो प्रोस्टेट की मैं यदि मुख्यतः बीमारी कहूँ तो यंग लोगों में प्रोस्टेट इन्फेक्शन जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, ओल्ड एज लोगों में बीपीएस जिसमें प्रोस्टेट नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट का, और थर्ड वन इज द प्रोस्टेट कैंसर जिसमें प्रोस्टेट में कैंसर बन जाता है और वो बड़ा हो जाता है। जी, तो आपने एक टर्म का जिक्र किया बीपीएच, तो ये बीपीएच क्या है? बीपीएच होता है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है एक एज के बाद, यदि हम कहें कि फिफ्थ डिकेड में 40 प्लस एज में प्रोस्टेट का साइज, इट इज एजिंग प्रोसेस, इट इज अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। जैसे हम कहें कि एजिंग प्रोसेस में लोगों के हेयर ग्रे होने लगते हैं, आईज में कैटरेक्ट बनने लगता है, स्किन पे थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, कि यदि हम कहें कुछ एक यंग बंदे की स्किन और ओल्ड एज पर्सन की स्किन पे थोड़ी सी झुर्रियां पड़ जाती हैं, थोड़ा सा एज पता चल जाती है स्किन से। तो प्रोस्टेट बीपीएच इज आल्सो पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, और एजिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं योगदान होता है हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी का ऑल्सो। जब हम यंग होते हैं तो वी आर रेगुलरली यूजिंग अवर प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि प्रोस्टेट इज ए सेक्सुअल ग्लैंड, और जब प्रोस्टेट ग्लैंड का यूज हम कम कर देते हैं जैसे जैसे एज बढ़नी शुरू हो जाती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट सिक्रीशंस अच्छे से निकल नहीं पाते, और जब वो अंदर रहते हैं तो उसकी प्रोस्टेट के सेल्स में चेंजेस होने लगते हैं, प्रोस्टेट के सेल्स जो बढ़ने लगते हैं, और वो प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है। और जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है तो उसको हम बीपीएच कहते हैं, और बीपीएच की वजह से वो प्रोस्टेट जो है पेशाब की नली को चारों तरफ से घेरता है, और जब वो बढ़ जाता है तो वो पेशाब की नली को दबाने लगता है, और उसकी वजह से हमें पेशाब में दिक्कतें होने लगती है। जैसा आपने हमें समझाया कि बीपीएच का होने का रीजन क्या है, लेकिन मैं अगर जानना चाहूँ आपसे कि कुछ कॉमन सिम्टम्स जो जुड़े हुए हैं बीपीएच से, वो कौन कौन से हैं? कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से होते हैं। एनलार्जमेंट में क्या होता है, जब प्रोस्टेट एनलार्ज होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे ये पेशाब की नली इसके बीच से जा रही है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ेगा तो ये नली दबने लगती है, और जब जी। नली दबेगी तो हमारा पेशाब का फ्लो कम होने लगता है। तो जो समस्या होती है उसमें ये होता है कि पेशेंट को पेशाब का फ्लो कम महसूस होता है, उसको पेशाब में जोर लगाना पड़ता है, कई बार इतना जोर लगाना पड़ता है कि उसके पेशाब की धार बीच बीच में टूट टूट के होने लगती है, और उसे फील होता है कि वो पेशाब जब जोर लगा रहा है तो पूरा पेशाब नहीं हुआ, उसे लगता है कि कुछ पेशाब अंदर रुका रह गया। तो ये हम इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। जब प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है, रोकने लगता है, तो उसकी वजह से पेशाब की धार में रुकावट होने लगती है। जो पेशाब की धार नॉर्मली दूर तक जाती है, कई बार वो मजाक मजाक में जब स्कूल कॉलेज में होता है हम कहते हैं पेच लड़ा रहे हैं, तो वो स्थिति में नहीं रहते हैं। पेशाब की जी। फ्लो हमारा नीचे डायरेक्टली वर्टिकल गिरने लगता है, पैंट गीली होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन वाले फ्लो होते हैं। दूसरे सिम्टम्स होते हैं क्योंकि जब पेशाब की थैली जोर लगा रही है और वो पेशाब अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। और एक ह्यूमन बिहेवियर है या कोई भी एक नेचुरल बिहेवियर है, यदि हम कोई काम करना चाहते हैं और वो हम नहीं कर पाते हैं तो हम इरिटेट होने लगते हैं। जी। तो पेशाब की थैली भी, जब पेशाब की थैली जोर लगा रही है और वो पेशाब कराना चाह रही है और वो पेशाब जब होता नहीं है तो पेशाब की थैली इरिटेबल हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो बार बार जोर लगाने लगती है, और लेकिन होता नहीं है सही से। तो उस बार बार जोर और इरिटेशन की वजह से होता क्या है कि पेशेंट बार बार पेशाब करने के लिए जाता है बट अच्छे से उसको होता नहीं है। तो पेशेंट दिन में बार बार पेशाब जाता है, रात में उसको नींद में से कई बार उसको ब्रेकअप करके कई बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है। कई बार इतनी जोर से पेशाब लगता है कि बाथरूम पकड़ना मुश्किल होता है, उसे लगता है कि लीक कर जाएगा। और समटाइम ये होता भी है कि यूरिन लीक कर जाता है, बाथरूम पहुंचने से पहले ही उनकी पैंट कपड़े गीले हो जाते हैं। और रात में यदि बार बार उठते हैं
तो उसकी वजह से उनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है, तो अगले दिन का उनका पूरा डे डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि रात में 4 बार उठना पड़ा, स्लीप प्रॉपर नहीं हुई, तो अगले दिन का डे डिस्टर्ब हो गया, डे के काम नहीं कर पा रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो एक्चुअली लाइफ पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। एक तो पेशाब अच्छे से कर नहीं पाते, फ्लो कम होता है, और बार बार करते रहते हैं, इरिटेशन होती है, और यही चीज फिर लीड करती है कि पेशाब में इन्फेक्शन होने लगता है और जलन भी होने लगती है। जी, तो जितने भी लक्षण आपने अभी हमारे सामने रखे, जो बताया आपने, इन सब में अगर मैं जानना चाहूँ कि कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि सबसे ज्यादा ट्रबल देता है इंसान? सबसे ज्यादा ये मैं कहूंगा कि ट्रबल देना वो ये चीज रहता है कि पेशाब बार बार होना, और समटाइम यदि लीक कर जाना या डर लगना कि लीक कर जाएगा बाथरूम पहुंचने से पहले, इसके लिए सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं। जी, तो हमारे सामने अभी कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं फॉर बीपीएच? हमारे पास ट्रीटमेंट में जो रहता है, यदि मैं कहूँ कि बीपीएच इज वेरी कॉमन, यदि हम परसेंटेज वाइज कहें तो एज वाइज मैं ये कहूँ कि 50 की एज में 40% लोगों को, 60 की एज में 50% लोगों को, यदि मैं कहूँ कि एज में से हम 10 माइनस कर दे तो उतने प्रतिशत लोगों को ये बीपीएच परेशान कर रहा होता है सिम्टम्स वाइज। यदि हम कहें कि 100 की एज में 90% लोगों को बीपीएच की प्रॉब्लम परेशान करती है। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से हम जिन लोगों को प्रॉब्लम है उसमें से 80% लोगों को मेडिसिन से फायदा हो जाता है। और मेडिसिन में हमारे पास दोनों तरीके की मेडिसिन होती हैं, कि जो कि पेशाब को, जो सिम्टम्स मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं, तो पेशाब अच्छे से हो उसमें भी जी, हेल्प करती हैं। और ब्लैडर जो इरिटेबल हो जाता है इसकी वजह से, तो ब्लैडर की इरिटेशन को शांत करने के लिए उसकी भी दवाइयां होती हैं, कि जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी और रात का बार बार जाना और लीकेज भी वो भी कंट्रोल हो जाता है। जी, लेकिन बहुत सारे कुछ लोगों में 20% लोगों में दवाइयों से बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि उनका प्रोस्टेट बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गया होता है, या वो अपने ट्रीटमेंट को इतना डिले कर चुके होते हैं कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। कॉम्प्लिकेशंस लाइक कि अब प्रोस्टेट इतना बड़ा हो गया कि अब पेशाब बिल्कुल रुक ही गया, उनको बिल्कुल रिटेंशन हो गया, पेशाब रुक गया, तो अब उनको कैथेटर डालने की जरूरत पड़ गई, या रुकावट की वजह से वो जोर लगाते लगाते उनको हर्निया बनने लगा, पेशाब की थैली में पथरी बन गई, या जोर लगाते लगाते किडनी खराब होनी शुरू हो गई, किडनी में स्वेलिंग आ गई, तो जिसको हम किडनी खराबी हो गई, क्रेटिनिन उनका बढ़ना शुरू हो गया, या प्रोस्टेट में कई बार इन्फेक्शन, बार बार यूटीआई होने लगा, या उनको प्रोस्टेट ब्लीडिंग करने लगा कि यूरिन में ब्लड आने लगा। तो ये वाले जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं या पेशाब रुकने लगता है, तो उस केस में फिर हम कहते हैं कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि आज की तारीख में चीरा फाड़ी वाले ऑपरेशन तो ऑलमोस्ट वेनिश ही हो गए हैं, क्योंकि सारी चीजें अब हम दूरबीन से एंडोस्कोपिकली पॉसिबल है। तो प्रोस्टेट का जो ऑपरेशन होते हैं हम उनको मिनिमल इन्वेजिव कैटेगरी में रखते हैं। तो वो मेजर ऑपरेशन, जैसे पुराना एक कहता है कि मेजर ऑपरेशन है या माइनर ऑपरेशन है, तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव कैटेगरी, जिसमें कोई चीरा फाड़ी काटापीटी नहीं होती है, पेशेंट को बस 1-2 दिन के लिए ही एडमिट होना पड़ता है। और लोकल एनेस्थीसिया तो नहीं, लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया में, जिसमें हम स्पाइनल कहते हैं, या जी, तो उस एनेस्थीसिया में पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन से प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन किया जा सकता है। जी, तो इस सिनेरियो में ये जो हमारी एडवांस टेक्निक है, जिसको हम बाइपोलर कहते हैं या होलैप कहते हैं, लेजर ऑपरेशंस होते हैं, तो ये टेक्निक्स उन पेशेंट्स के लिए जिनको बहुत सारी और बीमारियां हैं, ओल्ड एज हैं, तो वहां पे इन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, कि वहां पे इन लोगों को हम हेल्प कर पाते हैं इस तरीके के ऑपरेशन, एडवांस ऑपरेशन कर। जी। एक और टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है, वॉचफुल वेटिंग, उसके बारे में आप हमें बताइएगा। वॉचफुल वेटिंग के लिए मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि 80 की एज, जैसे मैंने परसेंटेज वाइज बताया जी, कि 80 की एज में 70% लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, हम्म, तो वो बाकी जो 10% लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, यदि हम उनका अल्ट्रासाउंड कराएं तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट उनका भी कहीं ना कहीं मिलेगा। हम्म, आज की तारीख में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं, और जब वो हेल्थ चेकअप कराते हैं और वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनके टेस्ट में आता है कि उनका प्रोस्टेट एनलार्ज है। लेकिन जब हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने सिम्टम्स बताए कि पेशाब में कोई दिक्कत है या उनको बार बार जाना पड़ता है,
तो मोस्ट ऑफ द तो वो वाले कैटेगरी, हेल्थ चेकअप वाले कैटेगरी के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको पेशाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रात में भी नहीं उठना पड़ता, उनको अर्जेंसी भी नहीं है, उनको लीकेज भी नहीं हो रहा, लेकिन रिपोर्ट में उनके प्रोस्टेट एनलार्ज आ रहा है। तो ये वो कैटेगरी है कि जो कि अभी उस कैटेगरी में है कि उनको सिम्टम्स नहीं है बट उनका प्रोस्टेट एनलार्ज है। तो इस कैटेगरी के पेशेंट्स को हम कहेंगे कि वॉचफुल वेटिंग, कि ठीक है सर आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको सिम्टम्स तो नहीं हो रहे लेकिन अंदर आपकी किडनी तो नहीं खराब हो रही, आपके पेशाब की थैली में पेशाब तो नहीं रुक रहा कि पेशाब की थैली वीक तो नहीं हो रही, या आपको फ्लो ठीक लग रहा है लेकिन हम मेडिकल टर्म्स में एक बार चेक करके देख लेते हैं कि फ्लो आपका एक्चुअली आपकी एज के हिसाब से कंफर्म कर रहा है नॉर्मल वैल्यूज पे या वाकई में कम है, आपको महसूस नहीं हो रहा। यदि ये सब चीजें ठीक है और जस्ट केवल प्रोस्टेट एनलार्ज है तो उस कैटेगरी के पेशेंट्स को हम कहेंगे कि सर आप अभी आप वेट एंड वॉच करिए, आप रेगुलर चेकअप कराइए, और जब कभी प्रॉब्लम होगी देन वी विल स्टार्ट द मेडिसिन फॉर यू। वी विल नॉट स्टार्ट मेडिसिन जस्ट केवल कि आपके प्रोस्टेट एनलार्ज आ गए तो हम आपको पेशेंट की कैटेगरी में रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो कैटेगरी के पेशेंट जिनको सिम्टम्स नहीं है, अर्ली स्टेज हैं या जिनके बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो उनको हम विदाउट मेडिसिन वॉचफुल वेटिंग कैटेगरी में रख सकते हैं। जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे जो कि आजकल के सिनेरियो से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक का वक्त है, इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो कुछ खास प्रिकॉशंस जो आप बताना चाहें कि ये जरूर लेने चाहिए स्पेशली दिस टाइम। सर कोविड पेंडेमिक की सिचुएशंस पे मैं यदि थोड़ा सा 2 मिनट बताना चाहूंगा कि एक तो कोविड की महामारी जब इतनी लंबी हो गई है तो हम लोगों का डर थोड़ा सा खत्म हो गया है। कुछ न्यूज हमें मिलती है कि कोविड से केवल 1% लोग मर रहे हैं, कोविड से बहुत लोगों को सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं हो रहे हैं, एसिम्टोमेटिक हो रहे हैं, पॉलिटिकल्स या ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं कि भाई कोविड की महामारी कंट्रोल में है। तो इससे क्या है, और दूसरे जब डर 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 पिछले 6 महीने से जब लग रहा है तो आदमी को कहीं ना कहीं अब वो ट्यून अप हो जाता है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि अब लोगों ने कोविड से डरना बंद कर दिया। लेकिन अब उस डरने से बंद करने में वो क्या कर रहे हैं कि अब वो लापरवाही पे आ गए। अब क्या है कि हमारे केसेस जो हैं, अब इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड कि हमारे 1 लाख केस के आसपास रोज हो रहे हैं इंडिया में जी। लेकिन हम इस चीज को ये तो मान लें कि बहुत सारी अच्छी बातें हमने बताई कि इसके बारे में है, लेकिन इसके बारे में बैड चीज ये है कि अभी तक हमें इसका श्योर शॉट इलाज नहीं पता है। अभी तक कौन इस बीमारी में मृत्यु को प्राप्त कर लेगा ये नहीं पता है। पहले हमें लगता था कि जिन लोगों को बहुत बीमारी है, जो ओल्ड एज लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको और 10 बीमारियां हैं, वो ज्यादा रिस्की हैं ना। यंग पेशेंट्स भी 20-20 साल के, 25-25 साल के यंग पेशेंट जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी मृत्यु को ग्रसित हो रहे हैं। तो ठीक है कि हाँ बीमारी बहुत भयावह नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने प्रिकॉशंस कम नहीं करने हैं, हमें लापरवाही नहीं करनी है। तो लॉकडाउन खुल गया है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सबके बिजनेसेस बंद, सबको जीना, सबको वो बैठा के नहीं खिला सकती गवर्नमेंट, लेकिन हमें काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन प्रिकॉशंस कम नहीं करनी है। तो कृपया कृपया मास्क जरूर पहने। आज की तारीख में 90% लोगों के मास्क नाक के नीचे आ गए हैं, या मास्क बिल्कुल कैजुअल, मैं ये कहूंगा एक बड़ा अतिशयोक्ति वाला मैं कहूंगा, आज की तारीख में मास्क बिकनी जैसे हो गए हैं, वो इतने छोटे हो गए हैं कि उसमें ना नाक कवर होती है ना मुंह कवर होता है, स्टाइलिश ज्यादा हो गए हैं। बट सर मास्क पहनिए, मुंह और नाक प्रॉपरली कवर करिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। मास्क पहनने के बावजूद भी लोगों से 1.5-2 मीटर की दूरी बना के तब बात करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है, और जरूरी नहीं है तो घर में रहिए। outings for just for the party, just for the eating out, I think अभी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। केसेस हमारे डेफिनेटली कम होंगे, लेकिन यदि हम लापरवाही करेंगे तो प्रॉब्लम है। जी, दिक्कतें बढ़ेंगी। दिक्कतें बढ़ेंगी। हाँ जरूरी काम जरूर करने हैं। यदि आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। आज की तारीख में सारे हॉस्पिटल वर्किंग हैं, सब चीजें हैं, वी आर डूइंग ऑल द वर्क्स बट विद प्रिकॉशंस। सो प्रिकॉशंस कम नहीं करने, बीमारी से डरना नहीं है लेकिन लापरवाही नहीं करनी। Perfect. Thank you so much for doing this, Dr. Shailendra.
Thank you so much for joining us in the big मैं spotlight. नमस्कार Thank you. कहना चाहूंगा। आज की तारीख में ग्रीटिंग्स जो हम जी, करते हैं वो नमस्कार नमस्कार। की तरह से करते हैं। Thank you so much, sir. थैंक यू योगी जी, थैंक यू।